Good evening, students. Welcome to the SP Smart Hybrid Schooling System. Students, in this class, we will discuss the United Nations and its organization. United Nations and its organization. First one is the United Nations evolution and then its organization. जितनी भी इसकी organization है वो डिस्कस करेंगे हम and then United Nations को हम डिस्कस करेंगे. Now we discuss the evolution of the United Nations. In 1945, the United Nations was established immediately after the Second World War. ठीक है, जब Second World War हुई तो उसके immediately ही United Nations की फॉर्मेशन की गई, फाउंडेड एज एन सक्सेसर ऑफ द लीग ऑफ नेशन, जो कि एस्टेब्लिशमेंट किया गया था 1919 में. ठीक है, उसके बाद क्या है, यूनाइटेड द मेन एम ऑफ the United Nations organization for the establishment it is to resolve the issues all over the world. अगर आप देखोगे तो ठीक है, इसके नीचे बताया भी गया होगा. यहाँ पे इस ऑर्गेनाइजेशन को सेटअप किया गया था, आपको ये याद रखना है 24 अक्टूबर 1945 को. ठीक है, आपने अगस्त में देखा होगा, अगस्त में 6 अगस्त एंड 9 अगस्त को क्या हुआ था, वर्ल्ड वॉर जो थी सेकेंड थी वो क्या हो गई, ख़त्म हो गई थी ड्यूरिंग द एक्सप्लोजन ऑफ द एटॉमिक बम, दैट इज़ द हिरोशिमा एंड द नागासाकी. इसके बाद क्या हुआ था, जो वर्ल्ड वॉर है एक्सिस पावर बिटवीन एक्सिस पावर एंड अलाइन पावर, जो क्या हो गई थी, ख़त्म हो गई थी. इसके बाद ही 2 months आफ्टर 2 months जो ये है यूनाइटेड नेशन की फॉर्मेशन कर दी गई थी. यूनाइटेड नेशन का मेन एम्स एंड ऑब्जेक्टिव क्या है कि इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करना, कॉपरेशन बनाना सभी स्टेट्स में जितनी भी इसकी मेंबर कंट्रीज़ हैं. ठीक है, दीज आर द जो मेन कंट्रीज़ हैं इसकी, वो कौन कौन सी, मतलब कि जो 5 मेन कंट्रीज़ हैं जिनके पास वेटो पावर है वो कौन कौन सी हैं, जैसे USA, ठीक है, US, रशिया, UK, फ्रांस एंड देन चाइना. ठीक है, फ्रांस एंड चाइना. उसके बाद है रिफॉर्म ऑफ द UN आफ्टर द कोल्ड वॉर. देखो, कोल्ड वॉर के बाद क्या रिफॉर्म हुए, आपको ये पता होना चाहिए कि हाँ, अगर आप रिफॉर्म लाना चाहते हैं, ये स्टेट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं कि इन केस वी कैन टेक द रिफॉर्म इन द यूनाइटेड नेशन, तो व्हाट वी डू, उस समय हम क्या करेंगे. एक तो पहला रिफॉर्म ये है कि सिक्योरिटी काउंसिल की जो मेंबरशिप है वो उसको एक्सपेंड करना चाहिए. बहुत सारी कंट्रीज़ जो है, जैसे इंडिया इज़ आल्सो एक कंट्री की क्या करती है, वो चाहती है कि इंडिया को क्या मिले, सिक्योरिटी काउंसिल की मेंबरशिप मिले. और इकोनॉमिक्स है जो एशियन कंट्री की इकोनॉमी है. ठीक है, बहुत सारी कंट्रीज़ जो हैं एशियन कंट्री की जो इकोनॉमी है, पर्टिकुलरली चाइना की बात करें हम, इंडिया की बात करें हम तो क्या है, ये एक डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, तो इनकी इकोनॉमी भी बूस्ट हो रही है, अच्छी है. पर्टिकुलरली जापान की बात करें हम, तो ये भी चाहते हैं कि हमें एक रिफॉर्म ये है कि हम क्या कर सकते हैं, सिक्योरिटी काउंसिल की जो मेंबरशिप है उसको हम चेंज कर सकते हैं. उसके बाद है जितने भी चैलेंजेस हो रहे हैं, चाहे वो किसी भी एक ग्रुप के अकॉर्डिंग हो, जैसे एथनिक कॉन्फ्लिक्ट हो, टेररिज्म के बेसिस पे हो, न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन हो, क्लाइमेट चेंज पे हो, सिविल वॉर पे हो, जेनोसाइड पे हो, तो चाहे वो पैंडमिक्स पे हो या इन्वायरमेंट डिग्रेडेशन पे हो, तो इन सभी इश्यूज़ को देखते हुए ही हमें क्या करना चाहिए, रिफॉर्म्स लाने चाहिए. अब अकॉर्डिंग टू द टाइम द थिंग्स विल बी चेंज. ठीक है, समय के साथ चीज़ें बदलती रहती हैं. तो अब ये नहीं है ना कि एक मेंबर को अगर हमने वीटो पावर दे दी है तो 100 years उसी को वीटो पावर्स मिलेगी. नो, ये भी एक मेन रिफॉर्म्स है कि हमें ये मेन रिफॉर्म लाना चाहिए. ठीक है, अब इसकी ज्यूरिसडिक्शन क्या है, ज्यूरिसडिक्शन वो होती हैं कि इसके जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है उसके जो अंडर जो है, उसके अंडर जितने भी प्रोविजंस हैं, जैसे हमारे ज्यूरिसडिक्शन है, इंडियन ज्यूरिसडिक्शन के अकॉर्डिंग है एप्लीटेड ज्यूरिसडिक्शन, ठीक है, ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन, तो इसकी भी खुद की भी कुछ ज्यूरिसडिक्शन होता है. क्या है वैसे, पर्टिकुलरली जब हम क्या करते हैं कि अगर हम एक ऑर्गेनाइजेशन को चलाते हैं, उसके भी कुछ दायरे होते हैं, कुछ लिमिटेशंस होती हैं, कुछ पाबंदियां होती हैं, जिससे हम क्या करते हैं, उन इश्यूज़ विद द हेल्प ऑफ दिस ज्यूरिसडिक्शन वी कैन डिसॉल्व द इश्यूज ऑल ओवर द टेरिटरी या ऑल ओवर द अमंग द कंट्रीज, जितने भी इसके मेंबर कंट्रीज होते हैं. ठीक है, उसके बाद है सितंबर 2005 में इसने 60th एनिवर्सरी को मनाया. ठीक है, यूनाइटेड नेशन ने
और मतलब कि आपको क्या करना है, जितनी भी डेट्स जो मेंशन है यहाँ पे वो आपको पता होनी चाहिए। और आज के टाइम पे कौन सी एनिवर्सरी, अगर हम 23 की बात करें, 2023 की बात करें तो कौन सी एनिवर्सरी को इसने किया होगा, इसने किया होगा 78, ठीक है, 78 इसने एनिवर्सरी को वो किया है, ठीक है। एंड देन उसके बाद है उसके 16, हाँ उसके बाद है कि बहुत सारी यूएन एजेंसीज़ हैं वो जो क्या करती हैं, बहुत सारी यूएन एजेंसीज़ हैं जो क्या करती हैं कि इसके अंडर में हैं, ठीक है, इसके कंट्रोल में हैं। जैसे कि अगर हम WHO की बात करें, बहुत सारी मैनी एजेंसीज डील विद द सोशल, बहुत सारी एजेंसीज हैं जो सोशल एंड इकोनॉमिक इश्यूज़ को देखती हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड। जैसे WHO हो गया, UNDP हो गया, और भी हैं जैसे UNHRC हो गया, ह्यूमन राइट कमीशन हो गया, ह्यूमन राइट हाई कमिश्नर ऑफ रेफ्यूजीज़ हो गया, ठीक है, और भी जैसे यूनेस्को हो गया, इज़ आल्सो दैट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन अंडर बाय द UNO, ठीक है। अब यूनेस्को की बात करें तो यूनेस्को की जो एस्टेब्लिशमेंट है ये 4 नवंबर 1946 को हुई थी। इसका हेडक्वार्टर पेरिस में लोकेटेड है, और ये पेरिस जो है ये फ्रांस में है। और इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है, क्या करता है, प्रमोट करता है एजुकेशन सिस्टम को, नेचुरल साइंस को, सोसाइटी को, एंथ्रोपोलॉजी को, कल्चरल एंड कम्युनिकेशन को बूस्ट करता है, इम्प्रूव करता है। और हाँ, जितनी भी यूनेस्को हेरिटेज साइट्स होती हैं, आपने देखा होगा देयर आर द 42 नेशनल यूनेस्को हेरिटेज साइट्स आर लोकेटेड इन द इंडियन, ठीक है, रिसेंटली शांति निकेतन, ठीक है, जो यूनेस्को की हेरिटेज साइट बनी थी। उसके बाद है UNICEF, चिल्ड्रन एमरजेंसी फंड, यूनाइटेड नेशन, UN तो है, यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन एमरजेंसी फंड। इसकी जो फर्स्ट मीटिंग्स है ये किया गया था 1946 में, वॉज द चिल्ड्रन इन पोस्ट ऑफ वॉज यूरोप, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर जो लोकेटेड है ये न्यूयॉर्क में है, जो कि US में है। इन 1950 में इस प्रोग्राम को एक्सटेंड किया गया, और चिल्ड्रन जितने भी डेवलपिंग कंट्रीज़ के थे इनको इस ऑर्गेनाइजेशन को चेंज करके यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड कर दिया गया। जैसे आपने देखा होगा ना, कुछ बच्चों को क्या अफवाह किया कर लिया जाता है, उनको उठा के लिए जाते हैं, तो ये ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है, उनके वेलफेयर के लिए या उनके जो बच्चों के साथ जो डिस्क्रिमिनेट किया जाता है उनके राइट्स के लिए लड़ती है, ठीक है। ये भी एक यूनेस्को की मतलब कि यूनेस्को की तरह यूनेस्को के अंदर ही एक इंटरनेशनल एजेंसी है जो कि मॉनिटरिंग करती है फॉर द चाइल्ड वेलफेयर, फॉर द चाइल्ड फंड्स। उसके बाद है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ये तो इसका मेन ये है 1948 तो पता ही होगा आपको, 7 अप्रैल, ठीक है। अभी ये मंथ अप्रैल ही चल रहा है, तो 7 अप्रैल को हम क्या करते हैं, हेल्थ डे को सेलिब्रेट करते हैं, वर्ल्ड हेल्थ डे, ठीक है। वर्ल्ड हेल्थ डे, वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे, वर्ल्ड योगा डे, ये सारे क्वेश्चन जो हैं ये पूछे जाते हैं आपके CUET के पेपर में, ठीक है। तो मेन ऑब्जेक्टिव इसका क्या है कि वो क्या करता है, हेल्थ के लेवल को क्या करता है, इम्प्रूव करता है बाय द ऑल द पीपल्स, ठीक है। उसके बाद है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ILO, ठीक है, जिसकी फॉर्मेशन हमने 1919 में की गई थी। इट कॉन्स्टिट्यूट इसका जो संविधान है ये ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स के अकॉर्डिंग किया गया था। ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स इज हेल्ड इट्स आल्सो इन 1918, ठीक है, 1918 to 1919, ठीक है, बिटवीन। और इसका जो हेडक्वार्टर है ये कहाँ पे है, लोकेटेड इन जेनेवा, और जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। उसके बाद है प्रिंसिपल क्या है, मेन प्रिंसिपल क्या है, ऑर्गन ऑफ द यूनाइटेड नेशन, PL ही प्रिंसिपल जो है, मेन प्रिंसिपल जो मेन 6 ऑर्गन हैं यूनाइटेड नेशन के। फर्स्ट वन इज द जनरल असेंबली, सेकेंड वन इज द सिक्योरिटी काउंसिल, and then third one is the economic and social council, trustship council, secretariat, and then international court of justice. There are the main principle of the United Nation organization. So we discussed the first one is that, so the first principle is that general assembly जो main deliberative organ है, पहला organ है, ये क्या करता है, United Nation को क्या करता है, United, it is composed and representation for all states। और हाँ, इसकी ओन वोट है जनरल असेंबली की, और हर जैसे एक कंट्री है इंडिया एक कंट्री है, तो इंडिया का जो रिप्रेजेंटेटिव होगा ना वो जनरल असेंबली में होगा, ठीक है।
इंडिया का जो रिप्रेजेंटेटिव होगा वो यूएस की जनरल असेंबली में होगा। इसका भी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। अगर मतलब कि हम देखते हैं ना, कोई भी इश्यूज राइज होते हैं, जैसे करंटली यूक्रेन का इशू राइज हुआ, करंटली अगर इस वीक की बात करें तो इजराइल का और पैलेस्टीन का इशूज़ है, जैसे कि इंडिया ने उसके फेवर में वोट किया या उसको वोट किया या नहीं किया या उसके अपोज में वोट किया, तो जनरल असेंबली में पूरी वोटिंग की जाती है कि किस कंट्री ने किसके अकॉर्डिंग वोट किया है, ठीक है। उसके बाद है इट्स आल्सो प्लेज दिस, मतलब कि मेन सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है फॉर द कन्फ्रंटेशन ऑफ द confrontation means that the international law, to make the international law, to make the international law, ठीक है। उसके बाद है सिक्योरिटी काउंसिल। सिक्योरिटी काउंसिल देखो वर्ड्स में ही बताया गया है कि सिक्योरिटी एंड देन काउंसिल, सिक्योरिटी की काउंसिल, ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है। इट्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑर्गन ऑफ द यूनाइटेड नेशन। इट्स द मेन एम ऑफ इट दैट द इट्स मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी टू मेंटेनेंस इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। इट हैज़ 15 मेंबर्स एंड 5 इज़ परमानेंट मेंबर्स, दैट इज़ दैट जो 5 होते हैं उनके पास वीटो पावर्स है जो हमने ऊपर डिस्कस किया, एंड देन 10 नॉन परमानेंट मेंबर जो जिनके पास वीटो पावर्स नहीं होती है, वो हर 2 ईयर्स के बाद वो चेंज होते रहते हैं, ठीक है। हर 2 ईयर्स के बाद उसमें चेंज होते रहते हैं। मैं इंडिया के कंसर्न में बता दूं आपको, तो इंडिया जो है, इंडिया ने UNSC यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की सदस्यता 8 टाइम ली है, 8 टाइम ली है, और रिसेंटली जो ली थी वो 21 to 22 थी, एक ये ईयर एक ये ईयर, ठीक है। 2 साल इसने ये इसकी सदस्यता ली थी। नेक्स्ट है Economic and Social Council. Economic and Social Council, the main aim of it that it was established, देखो all these organizations have also established in when the United Nations organization are found, but there are the many difference between these organization की Security Council क्या वर्क करता है, जो जनरल असेंबली है वो क्या वर्क करता है। तो इनके जो वर्क्स है ना, अकॉर्डिंग टू द वर्क को इनको देखा जाता है कि कौन कौन से ये वर्क करते हैं और क्या क्या मेन एम्स हैं इनके, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे बताया गया है, नीचे यहाँ पे ये लिखा हुआ है, इट वाज एस्टेब्लिश्ड इन 1945 और एंड देन इट इज़ द प्लेस वेयर द वर्ल्ड इकोनॉमिक सोशल एंड इन्वायरमेंट, ये क्या करता है कि दुनिया का जो इकोनॉमिक आर्थिक व्यवस्था, सामाजिक परिवर्तन और देन जो इन्वायरमेंट चेंजेस हैं वो डिस्कस किए जाते हैं, एंड देन पॉलिसीज़ रिकमेंडेशन की जाती हैं, पॉलिसीज़ को इशूड किया जाता है कि किस तरीके से हम पॉलिसीज़ को इशूड करेंगे फॉर ऑल द कंट्रीज़ हु आर द मेंबर्स ऑफ द यूएनओ, ठीक है। सो द नेक्स्ट वन इज़ द ट्रस्टशिप काउंसिल, ठीक है। So the Trustship Council was established to provide the international supervisor for 11 trust territories. जो International Trustship Council ये क्या वर्क करता है कि जो ये 11 ट्रस्ट की टेरिटरीज होती है, जो क्या करता है, एजुकेट स्टेप्स लेता है कि फॉर द प्रिपेयर्स की किस तरीके से सेल्फ गवर्नमेंट होगी एक कंट्री की या इंडिपेंडेंस होगी। ट्रस्टशिप काउंसिल, जैसे कि कोई कंट्रीज़ में किसी भी ट्रूप्स का दबदबा है, मे बी कई कंट्रीज़, तो ये मतलब कि एक श्योरिटी देता है कि हाँ आप अपनी एक इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट को एस्टेब्लिशमेंट कर सकते हो, ठीक है। एंड देन नेक्स्ट वन इज़ द सेक्रेटेरिएट। ये क्या होता है, ये भी एक मेन ऑर्गन है फॉर द इन द यूएनओ। ये क्या काम करता है, कैरीज आउट द डे टू डे वर्क इन द यूएन। द मेन वर्क ऑफ इट टू मॉनिटरिंग द यूएनओ। व्हाट आर द मेन वर्क ऑफ द यूएनओ फ्रॉम डे टू डे। आज क्या काम किया, कल क्या काम करेगा, परसों क्या काम करेगा, ये देखता है सेक्रेटरी, ठीक है। जैसे आपने देखा होगा एक कंट्री, जैसे एक स्टेट है ये, ठीक है, एक यूटी है तो उसका सेक्रेटरी होता है, तो वो देखता है कि एक पर्टिकुलर कंट्री में क्या वो वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है, ठीक है। उसके बाद है सेक्रेटरी इज द हेड ऑफ द सेक्रेटरीट हु अपॉइंटेड द जनरल असेंबली, इसको अपॉइंट करता है और रिकमेंडेशन होती है सिक्योरिटी काउंसिल। ये एक स्टेटमेंट बेस्ड आ जाती है कि जो सेक्रेटरी होता है सेक्रेटरीट का, सेक्रेटरी जनरल होता है सेक्रेटरीट का, वो कौन अपॉइंट करता है, जनरल असेंबली अपॉइंट करता है ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल, ठीक है। दैट इज द सेकंड ऑर्गन ऑफ द यूनाइटेड नेशन। एंड देन द लास्ट वन इज द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, ठीक है।
इट इज़ द प्रिंसिपल जुडिशियल ऑर्गन ऑफ द, ये एक जुडिशियल ऑर्गन है यूनाइटेड नेशन का, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। जैसे आपने देखा होगा इन द ग्रास रूट लेवल ऑफ इंडिया देर आर द एक हायरार्किकल शेप ऑफ द कोर्ट। फर्स्ट वन इज द एडिशनल कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, स्टेट कोर्ट एंड देन सुप्रीम कोर्ट। सेम टू सेम इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस दैट इज द ऑल ओवर द वर्ल्ड के जो इश्यूज है वो देखे जाते हैं यहाँ पर। बट ये नहीं है कि पहले हम क्या करते हैं, इसकी भी एक हायरार्किकल सिचुएशन है। ये नहीं है कि हम सीधा इंटरनेशनल कोर्ट में जाएंगे, नो, इसकी भी कुछ लिमिटेशंस हैं, कुछ कंडीशंस हैं कि ये इस तरीके से वर्क करता है। जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है ये कंपोज्ड है 15 जजेस इलेक्टेड इन द 10 ईयर्स टर्म, ठीक है, 10 ईयर्स टर्म। ओके, सो ये था हमारा यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। कुछ मैं आपको कीवर्ड्स बता देता हूँ, जैसे यूएन चार्टर, जहाँ पे आपको पूछा जाता है, मेन कीवर्ड्स होते हैं आपके। फर्स्ट वन है यूएन चार्टर, ठीक है, ये कॉन्स्टिट्यूशन होता है जिसमें यूएन का क्या किया गया होता है, यूएन के ऑब्जेक्टिव्स को डील किया गया होता है, यूएन के ऑब्जेक्टिव्स को डील किया गया होता है। दूसरा है वीटो। वीटो होती है एक ऐसी पावर, वीटो इज एन पावर दैट एंजॉय द परमानेंट मेंबर, मतलब कि ये एक ऐसी पावर होती है जो एक परमानेंट मेंबर को दी जाती है बाय द यूएनओ, और ये सिक्योरिटी काउंसिल डिसाइड करता है कि हमें ये किसको पावर देनी है या किसको नहीं देनी है। सेक्रेटरी जनरल ये रिप्रेजेंटेटिव होता है या हेड होता है यूएन का, और ये प्रिपेयर करता है क्या कि एनुअली रिकॉर्ड ऑफ द यूएन एक्टिविटीज़। एनुअल, मैंने आपको बताया कि सेक्रेटरी हमारा क्या काम करता है, तो ये क्या करता है, वॉच डॉग होता है, डे टू डे एक्टिविटीज़ को ऑब्जर्व करता है एंड देन एनुअली रिपोर्ट को सबमिट करता है कि यूएन ने क्या किया। WHO, ठीक है, ये हमने डिस्कस किया। उसके बाद जो मेन CUET के में क्वेश्चंस जहाँ से बनते हैं यही हैं, UNICEF चिल्ड्रन, इंटरनेशनल चिल्ड्रन से जो डील करता है। उसके बाद यूनेस्को, ठीक है, एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, यूनेस्को, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ऑल दीज यहाँ से क्वेश्चन, ये जो है यहाँ से क्वेश्चन बनता है, ठीक है, चाहे वो स्टेटमेंट बेस्ड हो, मैच द फॉलोइंग या डेट के रिगार्डिंग हो, ठीक है। उसके बाद है, ये मेन था। मैं एक छोटी सी मतलब लास्ट में बता देता हूँ कि देखो यूनाइटेड नेशन का जो मेन वर्क है कि इंटरनेशनल पीस एंड कॉपरेशन का है, बट इन केस एक कंट्री यूनाइटेड नेशन की मेंबर है, इंडिया को बात करते हैं हम, अगर इंटरनल डिस्टर्बेंसेस हो जाते हैं, इसने बोला है कि हम कभी भी नो फर्स्ट यूज़ करेंगे, कभी भी आर्मामेंट्स का यूज़ नहीं करेंगे, बट इनके यूएन चार्टर में ये बताया गया है, यूएन चार्टर में ये बताया गया है, इन केस अगर आपको एक्सटर्नल डिस्टर्बेंसेस होती है, अगर आपके लाइफ को डिमोलिश या आपको मतलब कि इस तरीके से एक्टिविटीज़ हो जाती हैं, तब आप अपने राइट्स को प्रिजर्व करने के लिए क्या कर सकते हो, आपको जो सही लगता है उसके लिए आप वो कर सकते हो, ठीक है। ये था सारा का सारा। और हाँ, इंडिया भी जो है ये एक मतलब कि ये मानता है कि हम कभी ना कभी हमें क्या मिलेगी, वीटो पावर जो है वो सिक्योरिटी काउंसिल प्रोवाइड करेगा। इन फ्यूचर देखते हैं कि मिलती है या नहीं मिलती है। आज की क्लास में इतना ही था, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स।